जय गुरुदेव डॉक्टर साहब। जय गुरुदेव। स्वागत है ना। एक प्रे कर लेते हैं पहले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्वंतर की प्रेयर भी करा दीजिए। ओम नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरै बन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं विदौषधीनाम्। तो आज तो हम सोच रहे थे दिनचर्या पे बात करते हैं डॉक्टर साहब, कैसे दिन जाना चाहिए। जी आज जी एडवांस कोर्स में भी गुरुजी की दिनचर्या, बिल्कुल। आज एडवांस कोर्स में बात हम कर रहे थे गुरुदेव की दिनचर्या कैसी होती है। 2-3 घंटे सोना होता है और सेवा में लगे रहते हैं। दिनचर्या आयुर्वेद में तो जीवन का क्या ज्ञान है, कैसे जीवन को अच्छे से जिए, स्वस्थ कैसे रहे। कि स्वस्थ अगर हम नहीं हैं, कुछ भी करना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। आपको अध्यात्म में जाना हो या आपको संसार में कुछ पाना हो, दोनों स्थिति में स्वास्थ्य का लाभ होना जरूरी है। तो दिनचर्या मतलब दिन कैसा जाए, कैसा होना चाहिए रूटीन जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे, कैसा आचरण हो हमारा। गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है आहार विहार युक्त है ना। तो कैसा हमारा दिन हो। आयुर्वेदा क्या बोलता है, आयुर्वेदा बोलता है जो हमारा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड है। इसका कहने का मतलब ये ब्रह्मांड छोटा सा, हमारे शरीर में भी ब्रह्मांड है और दोनों में आपस में एक जोड़ है, एक मिलाप मिलाप है दोनों के अंदर। इसीलिए अगर आप देखो अलग अलग दिन के समय अलग अलग शरीर अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है, या हर एक सुबह शाम दोपहर एक अलग ही रिदम रहते हैं शरीर के अंदर। क्यों? क्योंकि हर समय का हर समय का प्रभाव होता है ना। तो जो कुछ भी हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं सब जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? कि जो सब हर चीज का प्रभाव हमारे ऊपर है ना? जैसे क्या समय है शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है कि हमारा जो ब्रेन एक्टिविटी है, जो कोशिका है हमारे शरीर के अंदर, वो कैसी चल रही है, भूख कब लग रही है, ये सब किस पे निर्भर करता है। निर्भर करता है हम दिन के किस समय पर हैं। तो दिनचर्या शुरू कर रहे थे, आप बताइए दिनचर्या के बारे में। हाँ, तो योगी जी, दिनचर्या आयुर्वेद कहता है ना कि रात्रि का जो अंतिम पहर होता है ना, जी अंतिम पैर में जो होता है वात वात डोमिनेटिंग होता है। अगर उस समय हम उठते हैं, जैसे सुबह जो है 4:30 से 5:30 6 बजे तक का जो समय रात्रि का अंतिम पैर होता है, तो शरीर में वात का असर रहता है, तो शरीर एकदम हल्का रहता है। तो उस स्टेट में रहोगे तो पूरे दिन आदमी लाइट रहता है, तो ब्रह्म मुहूर्त उसको बोलते हैं। अच्छा। उसका नाम ही ब्रह्म मुहूर्त होता है कि नेचुरली जो हमारी आत्मा होती है वो ब्राह्मण में एस्टेब्लिश होती है, हाँ आत्म शायद। तत्व में एस्टेब्लिश होती है। क्योंकि पूरी रात भर को सोने से शरीर में जो विकार होते हैं, उनको रात जो सोने के लिए बनाई गई वो वेयर एंड टीयर को हील करने के लिए है, टॉक्सिन्स को एक्सपेल करने के लिए है, एंड सेल्स को आराम देने के लिए है। अगर हमारा नींद अच्छे से हो गया तो 4:30 से 5:30 6 बजे तक उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जागरण उसको बोला गया है। उसके बाद सुबह का टाइम जो कफा टाइम, जो ये समय है सुबह उठने का, रात को जैसे डिटॉक्स होता है
है ना, रात को डिटॉक्स होता है ना, आप बता रहे हैं होता शरीर है, को। दोपहर पित्त का टाइम होता है, इवनिंग वात का। अगर हम कफा टाइम तक सोए रहेंगे। हम्म। जी 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 जी। ये सुबह रात का डिटॉक्स का टाइम होता है, तो अंधेरा है, अंधेरे में डिटॉक्स हो रहा है, क्या इसका और क्या प्रभाव रहता है? इसका जो है ना, रात्रि को तमोगुणी माना गया है कि नहीं? तो तभी हम्म। हमको जो है नींद आती है, तो नींद में हमारा सिस्टम पूरा रिलैक्स एंड डिटॉक्स होता है, प्लस रिजुमिनेट होता है, नया सेल्स बनता है इसमें। अच्छा, नया सेल इसमें इसलिए जब होता है। निद्रा से बाहर, हाँ, इसलिए शायद बच्चे काफी सोते हैं, छोटे बच्चे होते हैं निकलते थे एक नई ताजगी के साथ, नए शरीर के साथ निकलते हैं, है ना। रात्रि को तमोगुणी माना गया है। और जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो उसमें सत्व गुण प्रधान होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए सुबह जो के ब्रह्म? जागरण की बात इसमें शास्त्र कहता है। हाँ, अभी ठीक है। हानि कट जाती है, बीच बीच में कट रही हाँ है। जी। हाँ नहीं, आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू थोड़ा हो रहा है यहाँ पे। हम्म। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के बाद कहते हैं कि दंत धावन करके उषा पान करने का आयुर्वेद कहता है, कि दांत साफ करके अपना पानी पीना चाहिए 1-2 गिलास। हाँ, पानी और अगर पीना वो चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हो तो और अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तांबे से क्या प्रभाव होता है उसमें? तांबे होने हाँ, से? तांबा जो होता है वो लिवर के लिए अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। अच्छा, तो तांबा या कांसा, कांसा वो सेम है क्या दोनों? दोनों अलग अलग है। तांबे के बर्तन की बात करता है ना, कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जो होता है, रात्रि पर्यंत रखने से वो हम्म। लिवर के डिटॉक्स में हेल्प करता है। हम्म। और कई रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है ना इसमें। तो बहुत हल्की मात्रा में बॉडी को कॉपर चाहिए होता है, ज्यादा नहीं। ज्यादा मात्रा में तो टॉक्सिन्स बनाता है। तो अच्छा, अगर पानी ओवर रखा है तो उतना काफी होता है। तो उषा ऐसा भी। पान की बात आयुर्वेद कहते हैं कि उषा पान से क्या होगा, कि जैसे आप सिस्टम सफाई कर रहा है, उसके बाद जैसे आपने जैसे झाड़ू लगा दिया, झाड़ू के बाद आप पानी से धो के उसको क्लीन कर दो, तो ऐसा हो गया कि आपने बाद में पानी पी लिया 1-2 गिलास, तो और जो बचे खुचे टॉक्सिन्स है वो भी निकल जाएंगे। इतना हम्म। बढ़िया इसका, सुंदर फायदा है इसका। अच्छा, और और आंखों की दंत सफाई? धावन के लिए भी योगी जी कहता है आयुर्वेद। हाँ, दंत धावन के लिए भी आयुर्वेद कहता है कि दांत में दोनों दांत साफ करने के लिए भी जो है ना, नीम है, खदीर है, करंज है, इन पेड़ों की जो टहनी है उसको यूज करना चाहिए। कड़वा रस और कसेला रस जो है दंत धावन के लिए श्रेष्ठ बताएगा। आजकल सब लोगों का पेस्ट मीठा होता है। अब जिसका कफ प्रकृति होगा वो मीठे से शुरू करेगा, उसको दिन की शुरुआत ही गलत है। चलो, पित्त और वात के लिए तो मधुर रस का पेस्ट चल जाएगा, कफ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसका बायो एनर्जी तो पेस्ट से ही शुरू हो गई गड़बड़। अच्छा, ये चीजें अभी और आनी बाकी है मार्केट में, कि धीरे धीरे लोगों में ये जरूर आना चाहिए अवेयरनेस। तो मीठे टेस्ट से क्या फर्क पड़ेगा, कैसे होगा वो? मधुर मधुर रस से जो है ना, कफ कफ का वृद्धि होगा, जबकि सुबह का टाइम जो है, जैसे हम दावन के बाद कफ में जाते हैं तो उनमें कफ और बढ़ जाएगा। जो मोटे लोग हो गए ना, तो उनमें कफ का अच्छा। इम्बैलेंस आने के चांस रहते हैं। क्योंकि जैसे हम सुबह उठते हैं उसका तुरंत कफ काल होता है ना, इसलिए तो इसका कषाय और कषाय तिक्त का बताया गया जो है ना, हम्म। किसके सेवन से जो है, जैसे नीम का दातुन कर लिया या खदीर का कर लिया। इसका जैसे तो जो अमल, कसेला रस है, कड़वा रस है। हाँ जैसे हमारे दांत की रक्षा करने के लिए एसिड से बचाने की बात बोलते हैं ना, एसिड होगी तो दांत जल्दी खराब होने लगते हैं। बिल्कुल। और यस। तो ये कसाय तिक्त जो होते हैं इससे बचाते हैं, पित्त का भी शमन करते हैं और कफ का भी शमन करते हैं, कफ को भी इसका, जो है बैलेंस करते हैं। और मैंने ये भी है कि देखिए हमारे स्टमक में भी तो एसिड होता है, कई बार हम उल्टी करते हैं तो एसिड आ जाता है मुंह के अंदर, तो हमको जी जल्दी से वो अच्छे से गार्गिल वगैरह करना चाहिए शायद, नहीं? जी जी जी।
तो दंत धावन के बाद आयुर्वेद कहता है योगी जी कि और कवल आंखों और की सफाई। गंडूस। हाँ, ये सब आ रहा है एक एक करके। जैसे कवल में बोलते हैं कि जैसे कुल्ली करना हाँ। बोलते हैं ना, तो औषधि के क्वाथ से कुछ नहीं है तो त्रिफला के पानी से अगर आदमी कवल करता है तो इससे बढ़िया माउथ, आजकल लोग एस्ट्रिंजेंट यूज करते हैं, इससे बढ़िया एस्ट्रिंजेंट कुछ नहीं है। त्रिफला के हल्दी के कुल्ली करो, है ना, तो एकदम से पूरा एकदम से मुंह फ्रेश रहता है। मुंह के कई सारे रोग ठीक हो जाते हैं बिना औषधि के। तो इसको हाँ, बोलते हैं कवल में, जिसमें पानी मुंह में रख के, क्वाथ को पानी में रख के चलाते हैं मुंह के अंदर, स्विच इनसाइड माउथ, तो ये कवल हो जाता है। और होल्ड करके रखते तो उसको गंडूस बोलते हैं। तो गंडूस तेल के करते हैं, जैसे 2 चम्मच तिल का तेल ले ले या कोकोनट ऑयल ले लिया, उसको होल्ड करके रखो मुंह के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी ओरल कैविटी में बढ़ा हुआ वात है वो शमन होगा, माउथ अल्सर से वो हील हो जाएगा, और सिर और नाक और पूरे जो अपर पार्ट में जो वात बढ़ा है उसके शमन हो जाता है। तेल जो होता है ना, वात का शामक होता है। तो तो बड़े फायदे इसके हैं। तेल कितना लेना चाहिए मुंह में, हाँ, और 1 उसको से फिर? 2 चम्मच काफी होता है। अच्छा, 1 और उसको चम्मच। 2 से 5 मिनट तक होल्ड करके फिर थूक सकते हैं उसको। अच्छा। तो मैं तो रोगियों को बताता हूँ कि भाई सुबह के ब्रश के बाद अपना ऑयल मुंह में रख के जो है, और रात के डिनर के बाद जो है त्रिफला हल्दी का कुल्लू करेंगे। जिन लोगों को दांतों का प्रॉब्लम है या मुंह से जो है स्मेल आता है या माउथ अल्सर्स हैं, तो बड़े जल्दी हील हो जाता है उसमें। तो उसमें कितना पानी में त्रिफला डालना चाहिए? और जैसे आपको जो है आधा कप पानी बहुत है कुल्लू करने के लिए, आधा कप पानी में 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच त्रिफला काफी हो जाता अच्छा। है। 1/4 टीस्पून, हम्म। है ना। इसके बाद आयुर्वेद बात करता है कि ये टंग क्लीनिंग के लिए, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जो दांतों के लिए जो लकड़ी यूज करते थे उसको बीच से कट करके, जो लोग गांव में अभी भी करते हैं, उसको कट करके उसको मोड़ के फिर दांत साफ करते थे। जीवा निर्लेखन बोलते हैं, टंग क्लीनिंग। आजकल तो मेटेलिक टंग क्लीनर मिले तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो दांत साफ, जीभ साफ करने का फायदा क्या होगा कि एक तो जो जीभ के जो हमारे जो टेस्ट बड बोलते हैं, जो हमारे रसांकुर हैं, उन पे जो मल जमा हो जाता है, तो हमारे जो टेस्ट बड है, जो सेंसर हैं, वो पूरी तरह से सेंस नहीं कर पाते हैं कि आप क्या खा रहे हो। और उससे जो इम्पल्स हमारे ब्रेन को जाता है, तो एग्जैक्ट अमाउंट में जो है हमारे जो जठर जठर रस हैं वो एग्जैक्ट मात्रा में सिक्रेट होते हैं। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं प्रॉपर मात्रा में सिक्रेट होते हैं। कई बार वो ज्यादा मात्रा में जब सिक्रेट होते हैं ना, तो वही एसिडिटी का कारण बन जाता है, हाइपर एसिडिटी होने लगती है, इंडाइजेशन होने लगती है। तो अगर हमारी टंग प्रॉपरली क्लीन है तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस विल सिक्रेट। अच्छा, मुंह के अंदर, ये तो फायदे इसके लिए वो हमेशा साफ करते रहना चाहिए था, क्योंकि एक जी लेयर जी जम जी जाती है ना, जीवा जी पे एक योगी जी लेयर आ जाती है। जी। पर ये भी नोटिस किया गया, वो लेयर तब आती है अगर आपका पेट साफ नहीं है। वही तो चीज है, दोनों इट गोज बोथ वे। और अगर आपका लेयर है तो, और आपने खाना खा लिया तो वो पचेगा नहीं, तो पेट साफ नहीं होगा। अच्छा, तो उसके जो एंजाइम्स हैं सीक्रेट होने चाहिए मुंह से, वो कम आते हैं। कम आते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं कई केसेस में। तो इन बोथ केस इम्बैलेंस विल बी देयर। इनबैलेंस रहता है। अच्छा, क्योंकि कुछ तो कार्बोहाइड्रेट को जो भी हम खाते हैं ज्यादातर, उसमें ऐसे 20-30% तो डाइजेशन, अगर अनुपात में देखा जाए तो उसकी क्रिया प्रक्रिया अपने मुंह के अंदर शुरू हो जाती है ना, ऐसा है डॉक्टर साहब? मुंह से आप शुरू हो जाती है, जी जी। हाँ, टाइलिन उसमें होता है ना, मुंह से शुरू कर देता है कार्ब्स को पचाना जो है ना। इसलिए तो कहते हैं कि भोजन जो आप मधुर रस से शुरू करो वो पूरी हो जाती है, उसके बाद उतना ही जूस सीक्रेट होगा जितने आपको प्रोटीन और फैट बॉडी में चाहिए। और नहीं तो अगर हाँ, आपने प्रोटीन या फैट से खाना शुरू किया, अरे मुझे तो एनर्जी भी चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा, तो वो ज्यादा मात्रा में एंजाइम्स छोड़ता है। अभी ठीक है, बेटर नहीं, नाउ। आवाज कट गई और थी पीछे। फैट हम लोग लेते हैं ना, डायरेक्ट एंजाइम्स होना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें ना, कुछ आयुर्वेदा ये बोलता है थोड़ा सा मधुर रस से शुरुआत करनी है खाने की, और हमारी जिह्वा को हमेशा साफ रखना है, जिससे कि उचित मात्रा में जो जूस, जो लार के अंदर होते हैं, जिससे डाइजेशन बनता है, प्रक्रिया चालू होती है खाने की, पाचन की, वो सही मात्रा में होती रहे। क्योंकि हमारा जो मुंह है
ये लार जो है ये अमल होता है यहाँ पे, अमल रस, अमल रस ही बोलते हैं ना। हाँ जी। जी जी जी। ये कि जी जो है ना, जब पाचन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो इससे जो है मधुर रस से शुरू करते हैं, तो वो मुंह के अंदर ही उसका पाचन होने लगता है। बाकी भोजन को वो लुब्रिकेट करने में मदद करता है, ताकि हम उसको चबा के उसको पेट में जाए तो ऑलरेडी चबा हुआ फॉर्म में जाए, उसको सेमी सॉलिड बन के जाए वो, है ना। और फिर वहां उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है, तब उसमें एंजाइम एक्टिविटीज होती है, और फिर प्रोटीन है, फिर फैट है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद फिर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये पूरा प्रक्रिया चलता रहता है जो है। हाँ, कितना सुंदर सिस्टम है ना। और आयुर्वेद में सोचा है ये सब कि पूरा पानी पीना है, साफ करना है, जीवा को साफ करना है। और जो ये आई पूरे सर की बात करता है योगी जी जो है। अच्छा, हाँ, बताइए बताइए। हाँ, आप आवाज इसके सही आ बाद ये रही बात करते हैं कि जैसे आपने जो है टंग साफ कर लिया, है ना, अपना जो है उषा पान कर लिया, है। इसके बाद करता है कि नासा शीर्षा द्वारम, आयुर्वेद कहता है कि पूरे जो हेड का जो क्लीनिंग है उसमें नस्य की बात करता है, कि नस्य में जैसे अपना अणु तेल है या घी है या बादाम का तेल, कोई भी एक नस्य नाक के लिए इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद में हम लोग उसमें ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसमें कुछ पाउडर्स यूज करते हैं, कुछ हर्बल डिकॉक्शन यूज करते हैं, बट डेली रूटीन के लिए अणु तेल को बताया गया है कि 2 बूंद जो है छोटी उंगली से नाक में लगा सकते हैं। घी है या अणु तेल है या बादाम का तेल है, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। तो जो इससे लगाने से क्या होता है, पूरा पाथ लुब्रिकेट होता है। अनु तेल लगाने का मेरे का अनुभव है कि अनु तेल डालने के बाद लोगों ने हमेशा बोला कि आप ब्राइट लग रहे हैं, चेहरा चमकने लगता है। कैसे होता है वो? हाँ, क्या होता है जी योगी जी का जो पूरा सिस्टम है ना, पूरा नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में पूरी बॉडी है, इससे पूरा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। पूरे नर्व्स जो हैं उनका जो फंक्शन है वो एकदम से बैलेंस हो, क्योंकि नर्व्स में ही तो वात बढ़ता है, और वात एकदम से बैलेंस हो गया तो वो ठीक से काम करेंगे। उनमें जो क्षोभ है, जो इरिटेशन है, वो शांत हो जाता है। दूसरा, इसके नशे के जो साइड बेनिफिट बताएं आयुर्वेद ने, कि जिनके बाल झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, अगर वो रोज नाक में तेल दोपहर के टाइम पे लगाएंगे तो हेडेक है, माइग्रेन है, अर्ली ग्रे है, हेयर फॉल, ये नहीं होगा। उनको वेट लॉस करना हो तो सुबह के टाइम लगा सकते हैं। अच्छा, कैसे जिनको आप बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन हो रहा आप रिपीट करेंगे? को समय का थोड़ा कट गया वॉइस। है, सुबह, दोपहर जिनको और बहुत ज्यादा सुबह के टाइम अगर नशा करते हैं तो कफ का शमन करता है, वेट लॉस में मदद करेगा। सुबह मतलब किस दोपहर समय? सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 9 साढ़े अच्छा, नौ 10 छह तक। बजे से 9 बजे तक, ठीक। हाँ, और दोपहर को करते हैं 10:30 11 बजे से लेके 1:30 2 बजे तक, जो दोपहर का टाइम है उसमें करते हैं तो पित्त का शमन करेगा, तो हेडेक, माइग्रेन, अर्ली ग्रे, हेयर फॉल नहीं होगा। जिनके बाल झड़ रहे हो, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल पक रहे हैं तो पकने बंद हो जाएंगे। ठीक है, इवनिंग में करते हैं शाम को 4 5 बजे के लगभग। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन है या नर्वसनेस है, ज्वाइंट्स प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल इश्यू है, इवन पैरालिसिस के केसेस हम लोग इससे ठीक करते हैं नस्य ट्रीटमेंट से। अच्छा, नसिया के द्वारा। जी हाँ। अच्छा, ये अलग अलग समय में अलग अलग तरह से काम करेगा, वात पित्त कफ के हिसाब से। जी जी जी। ठीक है। और डेली रूटीन में अभ्यंगा की भी बात फिर की गई। नस्य के बाद ये बोलता है कि जैसे, जी जी हाँ, नशे के बाद ये बात करता है ना कि नशे इनहेलेशन हो जाता है, और नशे के बाद ये बात करता है कि धूमपान होना चाहिए। ऑयल अच्छा। गंडोस किया, नशे किया, तो कहीं ना कहीं ऑयल हम यूज कर रहे हैं ना, माओ में भी ऑयल यूज कर रहे हैं, नाक में भी ऑयल डाल रहे हैं, वात का हम्म। शमन करेगा, लेकिन हल्का सा कफा बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। तो उसको फिर कैसे ठीक करना है, इसलिए इसकी बात करते हैं धूमपान की, स्मोक इनहेलेशन। अच्छा, ये सिगरेट वाला मेडिकेटेड, धूम्रपान नहीं, धूम्रपान तो वैज्ञानिक हाँ दोनों। इसके लिए वैज्ञानिक पहले क्या हिसाब। करते हैं योगी जी ना, कि लोग जो हल्दी होती है ना, हल्दी जो खड़ी हल्दी बोलते हैं, हल्दी की जो जड़ है, जो साबुत हल्दी होती है, उसको घी में डुबा के उसको आग पे जलाते थे। ये सब ठीक ठीक से सुन और लेना जला भाई। के उसको बुझा के उसका जो फ्यूम है, हाँ, डॉक्टर साहब, मैं यहाँ रिपीट उसका करना जो चाह। धुआं नाक से लिया और मुंह से छोड़ा, बोलते हैं ना प्रायोगिक
जड़ वाली हल्दी होती है, साबुत हल्दी, उसको घी में डुबा के और फिर उसमें आग में जला के, कैंडल रख के उसको जला सकते हैं। जब थोड़ा सा जल जाए तो उसको ब्लो करके, फ्लेम ब्लो करेंगे तो धुआं निकलेगा। तो उस धुएं को, उसमें मेडिकेटेड गुण होते हैं, उसको नाक से लेके मुंह से छोड़ना है। तो 3 पफ एक नाक से, 3 पफ दूसरे नाक से, फिर 3 पफ एक नाक से, 3 दूसरे, ऐसे कुल जो है 9 पफ लेने की बात आयुर्वेद कहता है कि 9 पफ टोटल। सो 3 ईच फ्रॉम ईच नॉस्ट्रिल। तो तो ये उससे क्या बात, होता है कि पूरा जो सर में जितनी भी वात पित्त कफज रोग हैं सब ठीक हो जाते हैं जी उससे। अच्छा, पर ये बात मैं रिपीट करना चाहता हूँ, धूम्रपान से तात्पर्य यहाँ पे एक औषधि को के धूम्रपान से है, ना कि तंबाकू। धूमपान, धूम्र नहीं, धूमपान, धूमपान, अच्छा धूम। धूमपान। नहीं तो होता है, लोग बोले कि कुछ और ही समझ जाएं, तो जरूरी है यहाँ पे क्लियरिटी लेके आना। जी जी। अच्छा, ये अच्छे और ट्रिक्स फिर हैं तो। योगी जी बात करता है आयुर्वेद अभ्यंगा की, कि रोज जो है बॉडी करता है कि डेली बॉडी मसाज करनी चाहिए। तो जो वात और कफ प्रकृति वाले उनके लिए तो तिल का तेल बहुत अच्छा माना गया है। वात और पित्त के लिए तिल का तेल, वात और कफ प्रकृति के लिए। वात और कफ के लिए तिल का तेल, ठीक है। हाँ, और जो पित्त प्रकृति है उनके लिए ऑलिव, सनफ्लावर, कोकोनट अच्छा है। ऑलिव, सनफ्लावर, कोकोनट, अच्छा पित्त के लिए हाँ जो मीठा तासीर है वो चाहिए। हाँ, उनके लिए वो खाने के लिए भी अच्छा और लगाने के लिए भी अच्छा, दोनों चीज के लिए अच्छा होता है ये। पर जैसे सरसों का तेल नॉर्थ इंडिया में तो रहता ही नहीं कोकोनट। हाँ, सरसों का तेल जो है वात और कफ के लिए अच्छा है, पित्त के लिए थोड़ा पित्त बढ़ाएगा। अच्छा, तो आप जैसे उत्तर भारत के लिए लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? यहाँ तो सरसों का तेल ही मिलता है। हाँ, जहाँ पे ठंडी है, ठंडी के टाइम पे पित्त वाला भी सरसों का तेल यूज कर सकता है, लेकिन ओनली ठंडी के सीजन में। बाद में करेगा तो फिर पित्त बढ़ जाएगा और बॉडी में हीट बढ़ेगा उससे। तो बाद के लिए क्या तो ऑप्शन है? वात के लिए तिल का तेल सबसे बेस्ट है, नहीं, तिल का बाद में अच्छा है, सरसों। हाँ, गर्मी के समय क्या ऑप्शन रहेगा पित्त वालों के पित्त लिए? पित्त के लिए ऑलिव, सनफ्लावर, कोकोनट। अच्छा, सनफ्लावर यूज कर सकते हैं, ठीक। हाँ जी। क्योंकि ऑलिव भी तो हाँ, ये ना एक, बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना बहुत गर्म होता है, इसलिए ऑलिव ऑयल अच्छा रहता है। पर इवन मैं भारत, अमेरिका में भी जिनको बोलता हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर टेम्परेचर है तो मैं उस समय पित्त वाले को भी तिल का तेल यूज करने को बोलता हूँ, क्योंकि एकदम से बॉडी को गर्मी दे देते, क्योंकि ठंड तो सबको लगेगा ना। लेकिन बोलता हूँ 0 से ऊपर टेम्परेचर है तो फिर ऑलिव ऑयल यूज करो, थोड़ा सा वार्म है तो फिर सनफ्लावर करो, और बहुत ज्यादा गर्मी है तो कोकोनट ऑयल यूज करो। हम्म, इसके बाद अभ्यंग के बाद आयुर्वेद कहता है स्वेदन की बात। अब हम लोग जैसे पंचकर्मा में क्या करते हैं कि मसाज के बाद स्टीम बॉक्स में बिठा देते हैं, है ना। तो उससे स्वेदन हो जाता है। हर व्यक्ति के पास अब सोना नहीं है, कुछ लोगों के घर में सोना है, स्टीम बॉक्स है, लेकिन आयुर्वेद नेचुरल सोना की बात करता है कि उसके बाद आदमी को स्क्वाट लगाना चाहिए, दंड बैठक बोलते हैं ना, दंड बैठक। तो 21 दंड बैठक में नाक की टिप पे पसीना आने लगता है, तो अच्छे अच्छे लोगों को पसीना आ जाता है दंड बैठक लगा के। तो ये पुराना सोना था उस टाइम पे। व्यायाम की बात करता है, डू सम एक्सरसाइज आफ्टर अप्लाइंग ऑयल। अभ्यंगा के बाद व्यायाम होना चाहिए तो आपका स्वेटिंग नेचुरल हो जाएगा। तो ये नेचुरल आयुर्वेदा से बोलता है या आपने इसको इजाद किया है? नहीं, आयुर्वेद का है सर ये। इसके बाद अभ्यंग के मतलब, बाद व्यायाम, व्यायाम उसी को बोलते हैं ना, व्यायाम में जो है अच्छा, तो इनके व्यायाम आ बाद जाता है। ये तो पहले लोग बहुत अच्छा कसरत, है। कसरत बोलते हैं ना, व्यायाम। हम्म। और उसके बाद मर्दन की बात बोलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हाथ पैरों को स्क्वीज करना है, स्क्वीजिंग, हल्के मसाज जो है ना, दबाते हैं ना, जो मर्द दबा बोलते हैं, मर्दन, स्क्वीजिंग। अच्छा। हाँ, हम्म। और मर्दन के बाद जो है फिर इसके बाद स्नान कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा फैटी हैं उनको बताए कि वो अपना जो है वो कर सकते हैं, उद्वर्तन कर सकते हैं, पाउडर मसाज कर सकते हैं, तो उससे जो है फैट जल्दी बॉडी से घट जाता है। हम्म। बाकी लोग ऑयल मसाज कर सकते हैं, लेकिन जिनको एक्स्ट्रा फैट बॉडी में वो लोग जो है पाउडर मसाज और घर्षण। अगर पाउडर नहीं है तो जैसे टॉवल है, कोई कपड़ा ले लिया, खुरदुरा कपड़ा, उससे शरीर को रगड़ें तो घर्षण बोलते हैं, घर्षण है उद्वर्तन कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद बात करता है हर प्रकृति के लिए। और वात वाले के लिए तो अभ्यंगी बोला है। हाँ, तो आप थोड़ा अच्छे से। जी, वात के लिए तो मुझे लगता है बहुत जरूरत है कि हम अभ्यंगा करते रहें, बहुत जोड़ों। जरूरी है, बहुत जरूरी होगी जी, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बाद तो योगासन, प्राणायाम और ध्यान है हाँ, और भी।
हाँ, इसके आगे इसके बाद ये बात करता है कि जैसे अपना वाता कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो है लेस एक्सरसाइज करें, पित्त वाले मॉडरेट करें, और कफ वालों को बोला है दुगुनी शक्ति व्यायाम। उनको लगता है कि वो आधा घंटा कर सकते हैं तो 1 घंटा करना चाहिए, और होता उल्टा है, वो एक्सरसाइज करते नहीं, और वात वाला जो है योगा मैट लेके घूमता रहता है। तो दोनों ही बैलेंस में रहते हैं। हाँ, तो कफ वालों को ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, हाँ, कफ कफ वालों वालों को का जो एक्सरसाइज। कफ वालों का एक क्वेश्चन था आज एडवांस कोर्स में कि हमारा वजन को कैसे मैनेज करें हम लोग, हम घटाना चाह रहे हैं पर होता नहीं। हाँ, तो कफ वालों को क्या होता है, जब योगी जी आप योगा कोर्स लेते हो ना, तो आपने देखा होगा कि कफा वाले जो आपको योगा करते हुए देखते हो एंजॉय करते हैं, वो सोचते हैं हमारे बंदे का योगा योगी जी कर ले। है कि नहीं? हाँ, लेकिन यहाँ कर लेते हैं बस लोग तो वैसे। हाँ, उनको वेट घटाने के लिए योगी जी है कि उनको व्यायाम के साथ साथ में जो है ना वात को भी बैलेंस करना जरूरी। नहीं तो क्या होता है कि अगर वो मसाज नहीं करेंगे ना, तो बॉडी में जब वात बढ़ेगा तो बॉडी उसको फैट बढ़ा के, कफा बढ़ा के बैलेंस कर देता है। अच्छा, हाँ हाँ, ये बता रहे तो थे ना कि तो अगर। उल्टा चलो, बॉडी हाँ, में कफा बढ़ा दो, खा के नहीं, बॉडी में लगा के। तो अगर आप 15-20 ml ऑयल रोज पूरी बॉडी में लगाते हैं, तो एक तो उससे वात कम हो जाएगा, तो बॉडी अंदर से कफा नहीं बढ़ाएगी, जिसको हम चर्बी बोलते हैं, फैट बोलते हैं, वो अंदर से नहीं बनेगा, और जो बना हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, स्नेहनम स्नेह विषंदम मार्दवम क्लेद कारकम, ओलिएशन कैन मेक ए फैटी पर्सन टू स्लिम एंड स्लिम टू मॉडरेशन। वेरी नाइस, ये सब नोट कर ले, है ना। ये बहुत अच्छा ट्रिक है कि अगर हमारा वेट हमें बढ़ाना है या घटाना है, उसके लिए अभ्यंगम ऑयल का मसाज बहुत आसान तरीका है आपको करने का। आप खुद कीजिए और कभी कभी पंचकर्मा जो भी सेंटर आपके आसपास है वहां जाइए, अच्छे से कराइए। इसमें योगी जी आयुर्वेद जो कहता है कि व्यायाम के लिए भी जो बताया कि एक्सरसाइज के जो टिप्स बताए गए इसमें, कि पित्ता को मॉडरेट, वाता को लेस, कफा को डबल स्ट्रेंथ। सीजन के हिसाब से भी बताया कि जो अपना जो इस विंटर सीजन है, विंटर में ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्प्रिंग में मॉडरेट करना चाहिए, और स्प्रिंग एंड ऑटम मॉडरेट मॉडरेट एंड समर एंड रेनी सीजन लेस एक्सरसाइज। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो हमारा जो सूर्य का जो उत्तरायण और दक्षिणायन चक्र होता है, जो विंटर टाइम पे शरीर का बल स्ट्रांग रहता है, जो स्प्रिंग सीजन है और ऑटम सीजन उसमें मध्यम रहता है, और जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु उसमें सीजन में जो शरीर का बल है वो कम रहता है। अभी जैसे उत्तरायण आ जाएगा अब थोड़े दिन में, हाँ, तो बहुत आजकल जल्दी। तो खूब एक्सरसाइज कर सकते हैं, अभी तो खूब एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। फरवरी लास्ट मार्च में थोड़ा सा आप जो है एक स्टेप अच्छा, डाउन कर सकते हैं, और समर में मोर ऑन रिलैक्सेशन, बहुत अच्छा। ज्यादा विगरस योगा की जरूरत नहीं है, बट जेंटल जेंटल योगा विद रिलैक्सेशन इज गुड। ये भी अच्छा तरीका है कि गर्मी बढ़ रही है तो जी अपने जी शरीर को थोड़ा सा योगा ठीक से करें। चलिए, ये तो मेरे लिए भी अच्छा जानना। जी जी जी। और इसके बाद योगी जी बात करता है कि आफ्टर एक्सरसाइज आपने जो अपना बॉडी को थोड़ा स्क्वीज कर लिया, फिर उसके बाद स्नान की बात करता है। स्नान में भी ये कहता है कि सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आंखों के रोग होने लगते हैं। बॉडी में आप ठंडा गर्म अपने सीजन के अनुसार डाल लो, ठंडी है तो नेचुरल गर्म पानी यूज करोगे बॉडी के लिए, लेकिन सर पे तो भी गर्म पानी नहीं डालना, रूम टेम्परेचर या जस्ट ल्यूकवार्म। अच्छा, सर पे नहीं डालना चाहिए गरम बिल्कुल ना, भी? सर पे नहीं, उससे क्या परेशानी हो सकती है? आंखों का प्रॉब्लम से हो सकता है। आंखों का प्रॉब्लम। हाँ, उसके बाद आयुर्वेद बात करता है योगी जी श्रृंगार और लेप की। उसके बाद अपना जो है ना बॉडी को आप जो है डेकोरेट करो, श्रृंगार करो, लेप लगाओ, मणि ये सब जो है ना, हम्म। रत्न जेम्स वगैरह जो भी आपको यूज करना कर सकते हैं। और चंदन और अगरू के लेप की बात करता है। आजकल तो ये चीजें लगभग, चंदन तो खाली टिक्के के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग आजकल, अच्छा, पहले वो बोलते लेप लगाना चंदन का पूरा? लेप पूरे शरीर पे लगाते थे। तो गर्मी में चंदन का लेप आपको ठंडा रखता था। अब आजकल क्या करते हैं, आपने देखो कोई मूवी में दिखाते हैं कि योगी जो है लंगोट पहने हिमालय में बर्फ पे चल रहे हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या सिद्धि इन्होंने पा ली, है ना। हाँ। वो सिद्धि ही जो है वो अगरु है। अगरु एक औषधि होती है कि अच्छा। अगरु का लेप अगर आप शरीर पे लगाते हो तो आप बर्फ में भी चल सकते हो। है उसमें ठंड इतना? में हिमालय में खूब होती है, उसकी धूप बनती है वहां पे हिमालय। हम लोग पहाड़ों से जब लाते थे, पापा काम करते थे वहां पे ना, बहुत हाई हम्म। एल्टीट्यूड पे, तो वहां से अगर वो धूप के लिए लाते तो बड़ी बहुत ही फ्रेग्रेंस उसमें रहती है, और बहुत ही अच्छी सुगंध उससे आती है। तो उसका लेप शरीर पे लगाओगे, आपका मन भी प्रफुल्लित रहता है और ठंड नहीं लगती। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये शास्त्र उस समय कहते थे।
है ना, कि चंदन और अगरू का लेप लगाया, फिर अपना ऑर्नामेंट जो पहनना है ये पहन के, और पर इतना तब कहता है कि उसके बाद भोजन करना चाहिए। पर इतना समय तो रहता नहीं आजकल लोगों के पास। तो पहले तो समय समय होता था, इसलिए तो पहले के लोग 100 साल जीते थे, आज समय नहीं, तो इसलिए तो समय जल्दी निकल जाता है। तो इस समय के हिसाब से कैसे बनाएं, क्या करें? तो थोड़ा थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा, सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन तो कर ही सकता है ना आदमी, सप्ताह में जितना संडे, पॉसिबल जो है ऑफिस ना, जाते हैं उनके लिए तो संडे ही बस पॉसिबल है। है ना। नहीं तो एटलीस्ट सारी चीजें नहीं हो सकती होगी, तो एटलीस्ट स्नान के बाद हल्का सा जितना भी पॉसिबल है अपना लोग डेकोरेट तो करते हैं, पहले वो लगाते हैं, आजकल लोग पाउडर लगाते हैं, करते तो हैं, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। हाँ। बट इन चीजों को वापस लाना पड़ेगा, धीरे धीरे सब आएंगे ये, है कि नहीं। और एटलीस्ट अभ्यंग और व्यायाम तो जरूर ऐड करना चाहिए, तो उसका थेरेपेटिक बेनिफिट है एक्चुअली ना, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक फिर है। इसके बाद आयुर्वेद भोजन की बात करता है, तो भोजन भी कहता है कि षड रसा होना चाहिए और प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे अब पता होना चाहिए कि मेरा प्रकृति क्या है, ऐसा नहीं कि जो मन में खा लिया। हम्म। और भोजन के लिए भी कहता है कि अन्न काल हो। नॉर्मली जो साधारण व्यक्ति के लिए 3 अन्न काल बताए गए योगी, जो हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, लेकिन अच्छा। योगी के लिए 1 या 2 ही अन्न काल बताया गया, क्योंकि उनको ध्यान रहना तो खाली पेट रहना पड़ेगा ना उनको, अगर योगा वगैरह करना। हाँ, लेकिन अगर पित्ता वाला योगी बन जाए तो क्या करेंगे, साधना करनी हो तो? तो भरा पेट रहेंगे तो योगा भी ढंग से नहीं। पिज्जा वाले भी को जो है ना लंच करना चाहिए, बोलते समय दूध लेगा, तो देखा था ना योगानंद जी आते थे वो। हाँ, तो योगानंद लंच जी। में 16 रोटियां खा जाते थे, बाकी टाइम पे जो है कुछ हाँ, नहीं खाते थे। वो काफी एक्टिव थे योगानंद जी। जी जी जी। हम्म। तो हमें तो सौभाग्य मिला उनके साथ सिंगापुर जो है, हांगकांग सिंगापुर 7 दिन रहे उनके साथ में। हाँ, नहीं आश्रम में तो था ही जी जी। उनके साथ। सूक्ष्म मुझे योगा का। ट्रैवलिंग का सौभाग्य मिला उनके साथ, यस। हाँ, सूक्ष्म योगा उन्होंने ही सिखाया था, तो बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया जो है। तो भोजन के लिए योगी जी कहता है आयुर्वेद की, एक तो अन्न काल होना चाहिए कि मील टाइम होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, आपका पहले का भोजन पचा हुआ होना चाहिए, मेक श्योर योर प्रीवियस मील इज डाइजेस्टेड वेल, है ना, अच्छा। तब भोजन करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा वेट करके कर सकते हैं। हाँ, योग के हिसाब से जो स्वर चिकित्सा के हिसाब से बोलते हो, योगी का एस्पेक्ट है, योगी तो आप हैं बट फिर भी मैं बताता हूँ। बोलते हैं कि दाएं सुर भोजन करे बाएं पीवे नीर, कि आपको भूख लगी होनी चाहिए और आपका राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। अगर आपका बाएं नॉस्ट्रिल चला और भूख लगी है और आपने भोजन कर लिया, तो वो विकार पैदा कर सकता है। हाँ, मेरा इसलिए दाएं एक्सपेरिमेंट सुर का इंतजार करें और तब भोजन, तो आप इस जल्दी पे सकते हो। एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, वहां पे रहते हुए आश्रम में। ये गुरुदेव के साथ था तब, जब गुरुजी ने जी बताया था योगी कि जी। दाहिने स्वर पे अच्छा डाइजेशन होगा। तो नोटिस किया था कि बाई चांस बाएं स्वर पे आपने खाया तो कम से कम आपके डाइजेशन में 25% का फर्क पड़ रहा था, कि 25% डाइजेशन कम होगा। जो मेरे पैरामीटर मैंने डाल के किए थे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जल की भी बात कहता है योगी जी की जो है, हाँ, नहीं तो वो भी अग्नि को मंद कर देता है और आपका भोजन पचेगा नहीं, आम बनाएगा, टॉक्सिन्स बनाएगा। अच्छा, कुछ आप एक इन्फ्लुएंस साइकिल के बारे में बता सकते हैं, जो टाइम ऑफ साइकिल है, कि क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़े क्वेश्चन भी ले लेते हैं फिर। हाँ, वो जो साइकिल आपने दिया योगी जी, जिसमें ना कहते हैं कि ते वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम अंत मध्य दिगा क्रमात्। आयुर्वेद कहते हैं कि जो वात पित्त कफ है, ये हमारे दिन रात में, अहोरात्र मतलब डे एंड नाइट, ये हमारे डे एंड नाइट में, सुबह का टाइम जो कफ का टाइम है, दोपहर का टाइम पित्त का टाइम है, इवनिंग टाइम वात का टाइम है। ऐसे जो अर्ली नाइट है वो कफ का टाइम है, मिड नाइट पित्त का टाइम है, और लेट नाइट वात का टाइम है। हम्म। ऐसी एज फैक्टर में भी जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कफ का प्रॉब्लम कॉमन कॉमन होता है, यंग एज में पित्ता डोमिनेटिंग होता है, तो पिंपल्स, हेडेक, माइग्रेन, अलीग्रेड कॉमन होता है। ओल्ड एज में ज्वाइंट इश्यू कॉमन होता है सब में। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको कैसे यूज करें, इसको जिससे हम स्वस्थ रह पाए इस हाँ, तो समय? स्वस्थ रहने के लिए, जैसे जो अब सनराइज का टाइम देख रहे हो, तो लगभग 5:30 से 6:30 को आधे 1 घंटे का ट्रांजिट होता है हर एक ऋतु के अनुसार। हम्म। तो आप कफा से पहले अगर आप उठते हो तो आपकी बॉडी लाइट है, हम्म।
तो आप उसी स्टेट में रहोगे। लेट सोओगे तो आप डल हो, कफा फेज में हो, आप बॉडी में तमस है, लाइट हैवीनेस है, तंद्रा रहेगी, आलस रहेगा, होल डे विल बी लेजी, है ना। इसलिए सुबह उठना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है समय पे। ऐसे पित्त काल में जो दोपहर टाइम, उस समय आग जली हुई है सिस्टम में, तो उस समय आपका मेन मील होना चाहिए। तो सुबह कफा टाइम में आपको हल्का भोजन करना चाहिए। सुबह कफा टाइम में हल्का भोजन होना चाहिए, मील में आपका प्रॉपर मील होना चाहिए, और इवनिंग में अगेन लाइट मील होना चाहिए। और रात को सोने से पहले आप दूध का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद बोलता है कि सोने से पहले दूध और लंच के बाद बटर मिल्क अमृत के तुल्य है। लेकिन दूध भी तो कफा है डॉक्टर साहब। नहीं, दूध को जो है ना हल्दी के साथ लेते हैं, जो इसको पूर्ण आहार बताया गया कि आपके अगर पोषण में कहीं कोई कमी रहेगी, क्योंकि जल्दी पचने में जल्दी पच जाएगा, और क्योंकि पित्त काल शुरू होता है उससे पहले अगर आप लेते हो तो आपको पोषण इतना कि जैसे अंदर से आप जैसे प्लास्टर कर रहे हो ना सिस्टम को, अच्छा। तो पोषण बचा कुछ नरिशमेंट उससे पूरा करके पोषण करके फिर डिटॉक्स में मदद करता है। दूध ये लेना महिमा इसकी बताई गई। और कुछ लोग बोलते हैं दूध अच्छा नहीं होता, एलर्जी हो लेकिन जाती। दूध में गौदुग्ध की बात कही गई है, इसमें महिष दुग्ध है या ऊंट का दूध ये नहीं बताया गया, सिर्फ गौदुग्ध को बताया गया रात के लिए। वो भी देसी गाय है ना। देसी गौ का, यस, A2 मिल्क जिसको हम आज के डेट में बोल रहे हैं ना। हम्म। ये मेडिसिन अपने आप में एक मेडिसिन है योगी जी। इसमें जब अच्छे। ऐसा सुना था मैंने माँ के जब जैसे। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा करवाते हैं ना, रिजुवेशन थेरेपी, तो जो माँ तो का उसमें दूध होता। 1 मास तक व्यक्ति को सिर्फ गौदुग्ध पे रखा जाता है। अच्छा। है ना, ये थोड़ा दिनचर्या सबको समझ आ गई होगी, साइकिल समझ में आ रही होगी। अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप। इसके बाद आयुर्वेद बात करता है कि रसायन के आगे, हम रसायन सेवन के आगे हाँ, डॉक्टर इसके साहब। बाद थोड़ा सा 2 पॉइंट रहेगी। निद्रा जो है युक्त, अच्छा। जैसे आपने कहा कि युक्त आहार विहार, यस जी योगी जी, हाँ जी। आपका जो है युक्त स्वप्नोबोध से योग्य दुख का जो कहा गया कि आपका स्वप्न भी, आपका स्लीप भी प्रॉपर होना आपकी वॉइस चाहिए। कट रही है वापस डॉक्टर तो साहब। 8 से 10 घंटे के लिए को जो है 7-8 घंटे तक हवा पर घंटा सोना चाहिए। आपकी वॉइस पित्त कट वाले रही को है। अभी ठीक है। हाँ। दूध पे कुछ क्वेश्चन भी आए हैं, दूध पे पहले कर लेते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, दूध पे क्या सब लोग को दूध लेना चाहिए? क्या दूध से कब्ज की शिकायत हो सकती है? और बिल्कुल हो सकती है, दूध पीने का सही समय क्या है? बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या है हाँ, कि कब तो दूध लेना चाहिए? हर कोई ले सकता है, हर प्रकृति का लोग ले सकता है, क्या समय होना हाँ चाहिए? अगर हाँ, जिन लोगों को लैक्टोज वात प्रकृति वाले के लिए तो दूध हमेशा उत्तम है। वात के कफ लिए। वाले को कम मात्रा में लेना चाहिए, सिर्फ सोते समय ले हल्दी अदरक इलायची डाल के ले सकते हैं। अच्छा, कफ वाले हल्दी इलायची कफ डाल के प्रकृति वाला जो है, वात वाला ले सकता है, दूध वाला सिर्फ रात को ही ले तो अच्छा है, उसमें भी हल्दी और अदरक डाल के ले सकते हैं। हल्दी डाल के लिए। और पित्त वाले के लिए पित्त वाले ठंडा दूध ले सकते हैं इलायची डाल के। इलायची डाल के ठंडा दूध। अच्छा, हमें तेजाली जी पूछ रही हैं कि तो खाना ठंडा दूध खाने। भी अपने आप में एक औषधि है, पित्त शामक है। जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी होता है ना, उनको ठंडा दूध दिन में 8-10 बार थोड़ा थोड़ा। हाँ जी जी पूछे। हाँ हाँ, ठंडा दूध तो मैंने भी इस्तेमाल किया है कई बार, होता था तो ठंडा दूध पीने से बड़ा कूलिंग सा हो जाता है, अच्छा लगता है। जी जी जी। हाँ, तेजल जी को क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। खाना खाने के बाद भी भूख लगे तो क्या करे? बहुत अच्छा कुछ। हाँ, फ्रूट्स खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। अनु तेल को गरम
करके डालना चाहिए या ऐसे ही डाल लें? मुझे लगता है थोड़ा सा लुकवार्म करके डाल सकते हैं। ल्यूकवार्म, यस, नो, ल्यूकवार्म करके, यस। हाँ, तो सिर्फ कितने, दो दो बूंद डालना है ना, 1 या 2 बूंद? हाँ, 2 से 4 बूंद तक डाल सकते हैं। 2 से 4 बूंद। और अगर अनुतेल ना हो तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, घी या बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, नहीं तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। हम्म हम्म। त्रिफला के लिए वाटर थोड़ा बॉईल करना चाहिए ना, त्रिफला पानी को अगर बनाते हैं हम वो। और ये हाँ, बेस्ट रिजल्ट के लिए बॉईल कर सकते हैं, लेकिन आजकल जैसे योगी जी पाउडर बहुत फाइन, जैसे आजकल मशीनें आ गई तो पाउडर बहुत बारीक रहता है, हम्म। उसको पानी में घोल के यूज करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, और मान लो जैसे लैक्टो टॉलरेंस होता है ना, लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं दूध पीने से, वो क्या करेंगे? वो पहले गौ तो लोग, माता। उनको उनको नहीं लेना चाहिए, उनको बटर मिल्क लेना चाहिए। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं जैसे एसिडिटी के लिए तो ठीक है आप बता रहे हैं, लेकिन अगर गैस भी हो जाए दूध पीने से, गैस हो सकती है दूध पीने से? हाँ, जिन लोगों को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा ना, उनको गैस हो सकता है, तो इसलिए उसमें जो है हल्का सा अदरक और हल्दी डाल के और इलायची डाल के लेंगे तो फिर नहीं होगा। अच्छा, जैसे रात को कफा और थोड़ा टाइम सा है, गुड़ डाल सकते हैं। रात को कफा टाइम है तो फ्रूट सलाद ये सब खाना चाहिए, क्या एडवाइस करता है आयुर्वेदा? हाँ हाँ, ये रात को जब, जिनका पित्त प्रकृति है, जो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं अच्छे से, वो खा सकते हैं, लेकिन वात वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फ्रूट्स भी खाना? जी हाँ। हाँ। अच्छा, अपॉइंटमेंट का हम लिंक भेज देंगे, है ना? लिंक भेज देंगे, जो अच्छे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उनको डॉक्टर हाँ, साहब से। फ्रूट्स वात वाले के भी, पित्त वाले खा सकते हैं अगर उनका डाइजेशन अच्छा है तो। और मान लो डाइजेशन वीक है तो वो कैसे करें, हाउ और दे? सर्दी के सीजन में नहीं, सर्दी के सीजन में उनका भी वात बढ़ जाएगा। जिन लोगों का डाइजेशन थोड़ा वीक है, अग्निमंद है, तो उनके लिए कैसे करें? वो कैसे, कौन सा खाना खाएं, कब खाएं, क्या करें? हाँ, जी जी जी। तो ये तो पूछ रहे थे, योगी जी, जिन लोगों का डाइजेशन वीक है ना, तो अगर डाइजेशन वीक है, डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, मुझे लगता था चित्रकादिवट्टी एक जो हमारी भी अच्छी। खाने से पहले चूसेंगे ना, तो अच्छा आवाज का डाइजेशन होगा। क्या चूसना है? अदरक, अदरक और नमक, और नींबू के साथ। हमने चित्रकादिवट्टी भी तो बनाई थी, आपने लेमन को यूज करके हमने बनाया था, लवण को यूज किया था। पाचन के लिए चित्रकारी बटी है, और श्री श्री तत्व का पाचन रसायन है। पाचन रसायन, अगर दवाई के रूप में लेना चाहें तो। और दही, भूख अगर बढ़ानी है, भूख बढ़ानी है तो अदरक लवण बोलते हैं, अदरक की कतरन को नींबू और। ये पूछ रहे हैं कुछ लोग रात को भी काम करते हैं, वो क्या करें? उनको एक्स्ट्रा मेडिटेशन की जरूरत है। जो रात को काम करते हैं। हाँ, और एक्स्ट्रा ऑयल बॉडी में लगाएं नहाने से पहले, तो जो बढ़ा अच्छा, हुआ वो आता है वो कम हो जाएगा। है ना, उनके लिए जो रात को काम कर रहे हैं उनके लिए है कि एक्स्ट्रा बॉडी में लगाएं ऑयल को। कफा प्रवृत्ति को फ्रूट नहीं खाना है रात को, डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि वो नहीं खाना है। हाँ, रात को नहीं खाएंगे। वात कफा दोनों के लिए अच्छा नहीं, पित्त के लिए अच्छा है, अगर हम्म। डाइजेशन अच्छा है तो। तो ऐसे क्वेश्चन है कि जब किसी को एलर्जी है और एंटीहिस्टामाइन लेना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं जो आयुर्वेद कुछ बताता है कि ऐसे जब पित्त आ जाता है, रैशेस आ जाते हैं? पहले के जमाने में लोग गेरुआ होता था ना, गेरुआ बोलते हैं, गेरुआ, हम्म। गेरुआ मिट्टी जो होते हैं, ये आराम मिलता है। अमृता रस जो टेबलेट है, वो तुरंत ले सकते हैं, सही नहीं है आप? उसको एकदम से खींच लेता है। बोलते हैं ना, अगर सांप ने भी काट लिया और उस व्यक्ति को घी तो जैसे इसमें पॉइजनिंग किसी भी तरह से बॉडी में अगर होता है, तो अगर घृतपान करते हैं तो उससे घृत, एकदम, हाँ, घी पीने से तुरंत किसी भी तरह का टॉक्सिन्स को घी बांध देता है। कौन सा तो घी? गाय का घी जो होता है ना,
अच्छा, गाय का घी पीने से। हाँ तो तो जैसे रेसिस की बात चल रही थी, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो जैसे रेसेस हो गए उसको तुरंत 2 चम्मच घी पिला दो, इंस्टेंट रेसेस कम हो जाएंगे। बाकी कामदुधा रस औषधि रूप में ले सकते हैं, और हरिद्रा खंड आता है आयुर्वेद में, हाँ, तो हरिद्राखंड। हरिद्रा खंड का 1-1 चम्मच दिन में 3-4 बार ले लो, तो तुरंत किसी भी तरह का एलर्जीज में हेल्प करेगा, है ना। और फिर ज्यादा लंबे समय से हो रही तो उसको विरेचन प्रोसेस करवा लो जो पंचकर्मा का है, नहीं तो जुलाब का कोई भी दवाई खा लेगा, थोड़ा विरेचन हो जाएगा घर पे ही, तो उससे भी काफी लाभ मिल जाएंगे। है ना, रेसिस है तो इसका मतलब पित्ता बढ़ा हुआ है। और जी जी पित्ता बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप थोड़ा घी का सेवन करें, या जी फिर जी विरेचन करें, या शंख प्रक्षालन करें। तो उससे आपके जो भी पित्त एक्स्ट्रा निकलेगा शरीर से बाहर, और आपको जी जी स्वास्थ्य लाभ होगा। हाँ, छोटे बच्चे को भी काओ घी तो दे सकते हैं ना। जी जी हाँ, बच्चों को भी दे सकते हैं जी। है ना। देखो, मिल्क से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता एक्चुअली। जी मिल्क से कॉन्स्टिपेशन होता है क्या? नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, पर जिन लोगों को थोड़ा सेंसिटिव होता है ना गट, हम्म। उन लोगों को दिक्कत होती है। आजकल क्या होगी जी कि लोग, मिल्क में क्या होता है कि आजकल लोग इतना सारा इंजेक्शंस और केमिकल्स गाय को दे रहे हैं, तो हम्म। वो जो केमिकल दूध के साथ आता है, तो कई लोगों में हमारा सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है एलर्जी डेवलप कर लेता है। हम्म। तो एक्चुअली वो मिल्क के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका केमिकल्स का, उसके अगेंस्ट एलर्जी होता है, तो जो एलर्जिक रिएक्शन होता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करता है, तो उससे हम्म। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई लोगों को डायरिया हो जाता है। तो ये काफी कॉमन है, इसलिए जो है शुद्ध होना जरूरी है गौदूध का। हम्म। अच्छा, जो सुबह सुबह दूध भी ले सकते हैं क्या? सुबह सुबह किसी को भूख लगती है उठते वक्त, तब क्या करना हाँ हाँ, चाहिए? दूध ले सकते हैं, जिनको कफा प्रकृति को छोड़ के बाकी पित्तवात दोनों ले सकते हैं दूध। कुछ लोग गेरू के बारे में जानना चाहते हैं, गेरू कहाँ से मिले, क्या है ये? ये अपना जो गैरिक बोलते हैं ना, गैरिक जो एक मिट्टी होती है ना, जैसे अपना जो कामदुदार रस है वो टैबलेट फॉर्म में मिलती है, सो गैरिक हम्म। सोनार लोग भी यूज करते थे, और अच्छा। मेडिकली आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाते हैं। गैरिक भस्म हम्म। मिलता है ना, गैरिक भस्म। अच्छा, ये तो मिल जाएगा है ना हाँ, आप? आयुर्वेदिक स्टोर पड़ते हैं। नहीं तो सिरसिरे का जो कामदुदा रस टैबलेट है उसमें ऑलरेडी है ही। हम्म। आयुर्वेदा मेडिसिन हार्ड टू डाइजेस्ट, मुझे तो नहीं लगता। लीवर ऐसा हैज टू नहीं है, वर्क। सारी दवाएं एक जैसी थोड़ी है। नहीं बोलते, एन आर आयुर्वेदिक मेडिसिन हार्ड टू डाइजेस्ट, लीवर हैज टू वर्क हार्ड टू डाइजेस्ट, नहीं, कि ऐसा ज्यादा। नहीं है। हाँ। उसमें 2 तरह की औषधियां होती हैं कि जो एक तो ठंडी तासीर वाली होती है, गर्म तासीर वाली होती है। तो हम्म। इसलिए अगर प्रकृति देख के हमने दवाई नहीं लिया, कुछ लोग क्या करते हैं सीधा मेडिकल स्टोर से आके दवाई खा लेंगे, अगर वो पित्त प्रकृति वाला होगा, उसने गर्म तासीर वाली दवाई खा ली तो उसको जो है हीट हो जाएगी उससे। हम्म। तो ये जानना जरूरी है कि प्रकृति क्या है और क्या अनुकूल है हमारे लिए। ठीक है। और ये भी पूछना चाह रहे थे कि जैसे किसी की मम्मी को, माय मॉम लंग्स आर ड्रेंच्ड इन वाटर, डू व्हाट टू डू, प्लीज गाइड। कैन यू रिपीट प्लीज? उनके माता जी का ना, जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, हाँ हाँ। पानी भरा हुआ है कुछ, तो ड्रेंच्ड इन वाटर, डू व्हाट वी डू प्लीज। हाँ डेफिनेटली, इसमें देखो कि एक तो इसका जो आजकल पल्मोनोलॉजिस्ट का जो ओपिनियन है उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है वो तो देना ही है, साथ में एक बार उनके लिए पल्स असेसमेंट का अपॉइंटमेंट का टाइम भी ले लो, तो देन वी कैन प्लान द बेस्ट फॉर हर। अच्छा, यहाँ पे सभी मेडिसिन श्री श्री तत्वा की लेनी चाहिए, या बैद्यनाथ भी चलेगा अगर श्री श्री प्रोडक्ट सभी अवेलेबल ना हो तो? नहीं, हम तो तो सारे ये प्रोडक्ट पूछ रहे, लिखते हैं जो बेस्ट है। नहीं वो बोल रहे हैं कि अगर श्री श्री तत्वा का मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो है अच्छी बैद्यनाथ है, कोटेकल है, झंडू है, ये अच्छे अच्छे वो हैं, अच्छे कंपनियां बनाते हैं, अच्छी दवाएं बनाते हैं। कुछ लोगों का दवाएं अच्छा नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोगों का दवाएं बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आपको तो सेवन से पता लग ही जाता है। अच्छा, किसी को पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, स्लीपिंग टाइम, रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा दर्द, तो उनको रात को 2-3 बजे तक नींद नहीं आती, 2 बजे तक लिखा है, तो वो क्या करें? पाद अभ्यंगा कर सकते हैं सोने से पहले ना, पैर के तलवों में थोड़ा सा मालिश करें। वो ऑयल भी ले सकते हैं, नहीं तो सिरसिरी का फूट क्रीम है उससे भी कर सकते हैं। तो जो
तलवे होते हैं उसमें हमारे जो मेरिडियंस होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, मर्मा पॉइंट होते हैं, एक्टिव होकर रिलैक्स हो जाता है उससे। तो फुट मसाज 10 मिनट करो, उससे नींद आएगा। गर्म पानी में पैर डुबा सकते हैं नमक डाल के, उससे नींद आएगा, है ना। कुछ नहीं तो थोड़ा सा नाड़ी शोधन करके सोएंगे तो भी नींद अच्छा है। मुझे लगता है थोड़ा हल्का सा ऑयल मसाज कर ही सकते हैं पैर में, हल्की सी। जी 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 जी। और अगर आप आयुर्वेद इसमें अपने जीवन शैली को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग का वेलनेस शिविर है, वेलनेस कोर्स होता है। वेलनेस के द्वारा आप अपनी लाइफस्टाइल को आयुर्वेदा के तरह ढाल सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और डिटेल में, है ना। तो बिल्कुल वेलनेस बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है योगी जी। वेलनेस को गुरुदेव ने ऐसे डिजाइन किया है कि जो अभी हम दिनचर्या की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं, योग आसन कितना करना है, कितना टाइम है नहीं है, वो आज मॉडर्न लाइफ के हिसाब से परफेक्टली डिजाइन कर, उसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, तो आप वेलनेस कीजिए। वेलनेस कैसे ज्वाइन करें, माधवी जी आप भेज दीजिए डिटेल। वेलनेस कहाँ ज्वाइन करनी है, जो कोई वेलनेस के टीचर हैं तो चैट पे भेज दीजिए अपने डिटेल्स। हाँ, आप भेजिए जो टीचर्स हैं, है ना, जो टीचर्स अपने नंबर भेज दीजिए चैट पे लोगों को, है ना। हम चाहेंगे हर एरिया में कोर्स हो वेलनेस वाले, आप सब लोग उसमें इन्वॉल्व हों। हाँ, आ गए हैं नंबर। माधवी जी का है 831999022423। माधवी जी वेलनेस टीचर हैं। सरला जी हैं 9867996626। चैट पे हैं, आप नोट कर सकते हैं सभी लोग। चारू जी का भी है 9958876783। तो ये सभी टीचर्स हैं और हमारे ग्रुप में हम डालेंगे, आप लोगों को बताएंगे, है ना। वेलनेस करें आप सब लोग, आप भी स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ हो, भारत इंडिया स्वस्थ, है ना। साथ में अगर आज सहज समाधि भी होने वाला है। सहज समाधि आपने नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, है ना। समाधि का अनुभव लेना हो, आपने आर्ट ऑफ लिविंग किया है नहीं किया है, सभी कर सकते हैं, सभी ज्वाइन कर सकते हैं, समाधि का अनुभव ले सकते हैं। गुरुदेव का बहुत प्यारा ब्लेसिंग है उस पर कि समाधि में आप कैसी भी स्थिति में हो, आप समाधि में ऐसे जा सकते हैं जैसे चुटकी बजाने में देर लगती है उतना ही देर लगता है समाधि में जाने के लिए। चलिए प्रार्थना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। मिलते हैं